में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें टोटल पोस्ट आपके 39,481 के आसपास की है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जीडी के रिगार्डिंग जो आपकी ये क्लासेस हैं वो एकदम आपको बता दूँ कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, इन पीवाईक्यूज के साथ साथ जिसको भी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस लेनी है वो इसी वीडियो के कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखना, पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास की जो एक सीरीज है उसकी वहाँ पे आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 2 पीवाईक्यूज कर चुके हैं, आज ये हमारा पार्ट 3 है। क्लियर? चलिए आज के हम पीवाईक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी इस तैयारी को आप बिल्कुल अच्छे से चेक करते हुए चलिएगा कितना आप पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहीं पे आपको पूरी की पूरी उसकी सीरीज वहाँ पर क्लासेस की मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, नॉट ओनली फॉर जीएस, सभी सब्जेक्ट की वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई इसके लेखक कौन है, या आपको किसी लेखक का नाम दे दिया जाएगा, नीचे बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, या ये जो लेखक है इनकी इस लेखक की बुक कौन सी है, रचना कौन सी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जीडी में और जीएस के पोर्शन में बहुत पूछे जाते हैं। तो कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन होंगे, वो है भद्रबाहु। ठीक है, कौन है, भद्रबाहु। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा होमवर्क आपको करना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अगर हम ही आपको बताते चलेंगे तो फिर आपका कोई काम ही नहीं देगा। आप हमें, जैसे कि विष्णु शर्मा को हम पिछले पीवाईक्यू में एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी सबसे फेमस जो बुक है वो हमारी पंचतंत्र रही है। ठीक है, पंचतंत्र का तो हम जानते हैं, परंतु जो विशाखा दत्त जी हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आप थोड़ा सा होमवर्क खुद करेंगे। विशाखा दत्त जी की जो रचनाएं हैं वो आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म आप जानते हैं कि यहाँ पर जो महावीर स्वामी है उसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, कि भाई जैन धर्म को जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई चलाया, जो कुछ भी किया, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पूरा एक नाम आता है जैन धर्म में वो महावीर स्वामी जी का आता है। ठीक है, चलिए आते ये भी हमारे किसमें है, तीर्थंकरों में ही आते हैं, पर किस तरह से आते हैं थोड़ा सा हम ऋषभ देव की जो थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन है ऋषभ देव जी की, क्योंकि इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से। देखो ऋषभ देव के पुत्र थे 2। कितने पुत्र थे, 2। पहले का नाम था भरत, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा था इस देश का। ठीक है, और दूसरा का नाम था महाबली। दूसरे का क्या नाम था, महाबली। तो महाबली और भरत ये ऋषभ देव के पुत्र थे 2। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऋषभ देव के पुत्रों के क्या नाम थे, पहले तीर्थंकर रहे हैं ये, इनके जो बेटे थे भरत, इन्हीं के नाम पर भारत का जो नाम है वो पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर स्वामी। ठीक, थोड़ा सा ये पोज देने का मतलब है कि आप खुद आंसर को ढूंढने की कोशिश करें, अपने पास आंसर को लिख लें, और जब मैं आंसर बताऊं तो आपका वो आंसर सही है या गलत है उसको मैच करना। ठीक है, चलिए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए। ठीक, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो माना जाता है 504 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब जानते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, है ना, कि ईसा मसीह से पहले। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, 504 बीसी में इनका जन्म माना जाता है कुंडग्राम। ठीक, कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म माना जाता है। वैशाली ब लिखा गया है, वैशाली में इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में माना जाता है। और
इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी इनकी 468 BC, ठीक है, 468 BC, ठीक। दूसरा, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है इनकी माता का नाम। इनकी माता कौन थी? त्रिशला देवी। कौन थी? त्रिशला देवी इनकी माता का नाम था, ठीक है। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? जब ये 30 वर्ष के थे, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, यानी कि अपना घर त्याग दिया था, ठीक है। इनका जो तप था वो 12 वर्षों का रहा। तप कितने वर्षों का रहा? 12 वर्षों का इनका तप रहा था। माता जी थी इनकी त्रिशला जी, 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, 12 वर्षों तक इन्होंने तप किया था। उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें हुई किसके बारे में? महावीर स्वामी जी के बारे में, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। अब और दुष्कर्म। अब ये इन चारों ऑप्शन में से पूछा है कि इन त्रिरत्नों में से कौन सी चीज वहां पर मौजूद नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई भी अपने धर्म को बना रहा है या अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ही वो उसमें उसका प्रचार करेगा, ठीक। तो 3 रत्न माने गए थे, 3 रत्नों में से कौन सा नहीं? दुष्कर्म। ये तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा होगा। सम्यक दर्शन, अच्छा देखो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, अच्छा आचरण रखो, ठीक है। जैन धर्म के जो लोग होते हैं या बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो अक्सर पैदल चलते हैं, पैदल भी नंगे पैर चलते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हम जिनको हम फॉलो करते हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको याद करते हुए, हमारे हमारी वजह से, हम ऊपर भी मास्क लगा के रखते हैं, हमारी वजह से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथों किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी को दर्द ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म की शाखाएं कितनी हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी शाखाएं कितनी हैं। इसकी शाखाएं हैं जी 2। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वो जो अक्सर नग्न रहते हैं, ठीक है। अक्सर कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं, ठीक। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों में आप जिनको देखोगे वो श्वेतांबर होते हैं, और जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर होते हैं, ठीक। अब इनका नग्न रहने का रीजन क्या है कि भाई हम जो है इस वातावरण में सभी लोग क्या है? समान है। इनके नग्न रहने का एक जो कारण है, क्यों है, वो ये कहते हैं जैसे पशु पक्षी हैं या जानवर हैं, वो भी वस्त्र नहीं पहनते, वो भी इस वातावरण के अंदर, इस पृथ्वी पर क्या रह रहे हैं? समान रूप से रह रहे हैं। तो हमें भी इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी मतभेद के चलते जो जैन धर्म था वो 2 शाखाओं में टूटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। चलिए, तो 2 शाखाएं इसकी मानी जाती है, ठीक। और ये जो एक तरह से पार्टीशन हुआ था, ये महावीर स्वामी के जाने के बाद हुआ, उनकी मृत्यु के पश्चात हुआ। कन्फ्लिक्ट आ जाता है ना किसी भी धर्म को और उसको मानने में, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक नहीं, ठीक। अक्सर अधिकतर जिस भी शासक के उसके राज्य में या उसके वर्क, जो उसका वर्क एरिया था उसके दौरान, वर्क पीरियड के दौरान जो भी धर्म उस वक्त पे चला था, मोस्टली राजाओं ने उनको क्या कर लिया था? कवर कर लिया था, उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया था, उनके अनुयायी बन गए थे, ठीक। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, तो जो बौद्ध धर्म के लिए तरीका है वो है बापू जी का,
बापूजी का, बापूजी का। इसको याद कर लो तो आपको सारे राजाओं के नाम याद हो जाएंगे कि जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैसे बी से हो गया बिंबिसार, ए से हो गया अशोक, पी से हो गया प्रसन्नजीत, यू से हो गया उदयन, जी से हो गया गोपाल और का से हो गया कनिष्क। ठीक है, इनको नोट कर लेना जैसे जैसे मैंने ये बोले हैं। ठीक, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक रहे हैं। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये वो है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक रहे हैं। कनिष्क, बिंबिसार और अशोक तीनों का नाम आ गया, बिंबिसार, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो ये तो शासक मानने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म के लिए ये बापूजी का वहीं पे लिख लेना, आपको सारे शासकों के नाम आराम से याद आ जाएंगे। बस उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है आपका, संप्रति नहीं है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे उद्यान नाम आया है इसको जरा याद रखना, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में आपके काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है संप्रति। संप्रति ने बौद्ध धर्म को नहीं माना था। ठीक है, संप्रति ने किसको माना था, इसने जैन धर्म को माना। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म को मानने वाले शासकों के नाम बताना, शासक नहीं है जो जैन धर्म को नहीं मानते थे। अब ये नहीं का और हाँ का ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए शासक हैं या नहीं है तो बौद्ध धर्म में तो वही लिखने लेना कि बापूजी का, और यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रिक लिख लेना, शास्त्री का, SACU और का। ठीक है, इन दोनों ट्रिक से आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो शासक रहे हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एस से हमारा आ जाएगा संप्रति, ए से आ जाएगा अमोघवर्ष, ठीक है, और सी से आ जाएगा चंद्रगुप्त, यू से उद्यन, फिर आ गया उद्यन, मैंने कहा था कि उद्यन को याद रखना, और उसके बाद क से आ जाएगा खारवेल और अ से आ जाएगा अजातशत्रु। अब यहाँ पे क, वहां पे पूरा क्या था, क में एक ही कनेक्ट था, यहाँ पे दो हैं, खारवेल और अजातशत्रु। ठीक है, एस से संप्रति, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त, यू से उद्यन। उद्यन का नाम दोनों जगह पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने पहले क्या किया था, उद्यन ने, कि पहले तो भाई बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके बाद जैन धर्म को अपना लिया, तो इसलिए इनका नाम पहले बौद्ध धर्म में और बाद में जैन धर्म में दोनों में माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा किसका नाम नहीं आया, गोपाल का नाम नहीं आया, तो यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक हमेशा याद रखना, दोनों आंसर्स के लिए आपकी ये दोनों ट्रिक बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। ठीक, लाल ग्रह देखो ये सूर्य है। ठीक है, अब इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, इसके रेवोल्यूशन में चलने वाले जो ग्रह हैं, ठीक, हमें एक चीज पता है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, दूसरे नंबर पर मंगल है और पहले नंबर पर बुध है। ठीक, तो बुध को माना जाता है सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को ही क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्यों कहा जाता है इसको लाल ग्रह, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड का नाम याद रखना। ठीक, इसको फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस ग्रह की जो सतह है वो बिल्कुल क्या है, लाल है। ठीक है, चलिए मंगल ग्रह के दो उपग्रह आते हैं, उपग्रह के नाम जरूरी हैं वो याद रख लीजिएगा। पहला नाम है इसका फोबोस, पहला उपग्रह आता है फोबोस, और दूसरा उपग्रह आता है डिमोस। ठीक है, पहला फोबोस और दूसरा डिमोस, ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह माने जाते हैं। क्लियर है इतनी चीज,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, मंगल, अरुण या बृहस्पति? सबसे बड़ा ग्रह, ये तो सभी को बात ये तो पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? सीधी सी बात है, पृथ्वी, सॉरी बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति है, पृथ्वी तो तीसरा रहने लायक ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जो देश निर्यात व आयात दोनों कार्य करते हैं उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? जहाँ पे निर्यात भी हो रहा है, आयात भी हो रहा है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, दोनों या कोई नहीं। ठीक, अब देखो खुली अर्थव्यवस्था वही होती है जिसमें आयात और निर्यात दोनों कार्य होते हैं, कि वो सामान ले भी रहे हैं और सामान दे भी रहे हैं। बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें एक कार्य होता है, या तो आयात होगा या केवल निर्यात होगा। बंद व्यवस्था में मोस्टली निर्यात या आयात दोनों ही या तो बराबर या कम ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है कि लेन देन थोड़ा कम होता है, या तो लेना होगा या केवल देना होगा। तो खुली अर्थव्यवस्था वो है कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पास जितना सामान है हमने आपको दे दिया, आपके पास जो हो हमें जरूरत है हम आपसे लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिससे दोनों कंट्री का एक जो समन्वय है वो बना रहता है। ठीक है, हमें पेट्रोल की जरूरत है, हम दुबई से ले आएंगे। ठीक, अगर वहां पे किसी चीज की जरूरत है, सब्जियों की, मसालों की जरूरत है, तो हम उनको निर्यात करते हैं, है ना। हमारे पास, भारत के पास बहुत मसाले हैं, बहुत वैरायटी, तो हम उन चीजों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जो चीजों की हमारे पास कमी होती है हम उनको क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, आयात कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इनको कहा जाता है। इसका सही आंसर हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था है अल्प विकसित, विकासशील, विकसित, तीनों तरह की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी। ठीक, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जहां पर विकास नाम के लिए है, लिमिटेड एरिया पे है। तो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है अफ्रीका। ठीक है, विकासशील मानी जाती है भारत की, और विकसित मानी जाती है यूएसए, अमेरिका की। ठीक है, वो एक विकसित देश, भारत एक विकासशील देश है, अफ्रीका एक अल्प विकसित देश है। ठीक है, क्योंकि वहां पर अभी भी खाने पीने तक की कमी है। कुछ जगह वहां पर ऐसी है, कुछ एरिया वहां पर ऐसे हैं अफ्रीका में जहाँ पे खाने तक की भी कमी है, इसीलिए वहां की अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है, अल्प विकसित। तो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन तरह की होती है, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। ठीक है, ये याद रखना, अफ्रीका, भारत और यूएस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल के हल्के पीले होने का कारण अम्लीय वर्षा है, इस समस्या को क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि हमने कल एक और आपको पिछली क्लास में भी एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि भारत कब आजाद हुआ था। तो भारत को ऑफिशियली यानी कि पेपर्स में जो आजाद किया गया था वो रहा है 15 अगस्त 1947। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना आजादी का दिवस मनाता। ठीक है, क्योंकि वो उस दिन भारत से अलग हुआ। और 15 अगस्त को ऑफिशियली ब्रिटिश ने हमें क्या कर दिया था कि अब आप पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, अब आप डिपेंडेंट हम पर नहीं। तो सारी तारीखें जो मानी जाती हैं वो पेपर के अकॉर्डिंग मानी जाती है। तो 15 अगस्त 1947 वो डेट है जिस दिन हमें ऑफिशियली क्या किया गया था, इंडिपेंडेंट किया गया था। ठीक है, अब ये ताजमहल के हल्के पीले होने का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा है, लेकिन इस समस्या को क्या कहते हैं ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ अब हम आज की क्लास को एंड करते हैं, बट उसके साथ साथ आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखेंगे और हमारे आंसर को बताने से पहले आप उस आंसर को जरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।
ताकि आपकी जो जीएस की तैयारी है जीडी के लिए वो पूरी तरह से अच्छे से होती है। थैंक यू सर।